सिया को शादी कर ससुराल में आए अभी 4 दिन हुए थे। आज सिया बहुत खुश थी क्योंकि शाम की 6 बजे की ट्रेन से उसे अपने पति आरव के साथ शिमला हनीमून पर जाना था। सिया अपने कमरे में बैठी हुई अपना बैग पैक कर रही थी। तभी उसकी सास शारदा जी वहां आई और बोली, देखो बहू, तुमसे हमने पहली रसोई की रस्म तो करवा ली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अब रसोई में खाना बनाना शुरू कर दो। देखो, नाश्ता तो सबने कर ही लिया है, अब दोपहर का खाना तुम्हें बनाना होगा। सिया ने हंसकर कहा, ठीक है मम्मी जी, बस बता दीजिएगा क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। शारदा जी ने बैग की तरफ देखकर कहा, अच्छा, मुझे लगता है तुम पैकिंग कर रही हो, कहीं जाना है क्या? सिया ने बैग में अपना सामान रखते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, आपको बताया था ना, हम लोग घूमने जा रहे हैं, आज शाम 6 बजे की ट्रेन है। शारदा जी ने कहा, अच्छा अच्छा, फिर कुछ सोचते हुए बोली, सुनो बहू, एक काम करो, जरा मेरे साथ आंगन में आओ। और सिया अपनी सास के साथ आंगन में गई। शारदा जी ने कहा, देखो, ये जो गद्दे पड़े हैं ना, ये ले जाकर धूप में डालाओ। सिया ने जी मम्मी जी कहकर एक एक सारे गद्दे ऊपर धूप में डाल दिए। छत के नीचे आकर वो अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि फिर से शारदा जी बोली, अरे बहू, सुनो जरा, कहाँ जा रही हो वहां पर? ये देखो, ये मेरी साड़ियां हैं जो तुमने पहनी थी, ये हाथ से धुलेंगी, तो जरा इन्हें हाथ से धो दो, मेरे तो ठंड से हाथ सूज जाते हैं। और फिर उन्होंने अपने हाथ में सिया के सामने करते हुए कहा, देखो जरा कैसे सूज गए हैं। सिया ने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बजे थे। उसने सोचा, अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगी पैकिंग, पहले मैं सारी साड़ियां धो देती हूँ। सिया साड़ियां धो ही रही थी कि तभी उसकी ननद रिद्धि, जो मायके में ही रुकी हुई थी, वहां आई और बोली, भाभी आप कपड़े धो रही हो, एक काम करो, मेरे भी ये कुछ नए कपड़े हैं और मेरे पति करण के कुछ नए कपड़े हैं, वो मुझे देकर चले गए थे धोने के लिए, अब आप धो रही हो तो आप ही धो दो। सिया ने कहा, ठीक है दीदी, दे दीजिए। और उसने वो कपड़े भी धो दिए। कपड़े ऊपर सुखाकर वो नीचे आ ही रही थी, तभी उसकी नजर आंगन में टंगी घड़ी की पर पड़ी, जिसमें सुई लगातार अपनी गति से घूमे जा रही थी। सिया ने देखा 1 बज गया है। उसे याद आया, मम्मी जी ने कहा था दोपहर का खाना बनाना है। उसने जाकर सास से पूछा, मम्मी जी क्या बनेगा, बता दीजिए। शारदा जी ने स्वेटर बुनते हुए कहा, देखो जरा, राजमा भिगोया रखा है, राजमा चावल और रोटी बना लेना, और साथ में जीरा आलू भी बना लेना। सिया रसोई में गई और उसने 1 घंटे के अंदर सारा खाना बनाकर रख दिया। वो अपने कमरे में जाने ही लगी थी, तभी रिद्धि वहां आई और बोली, भाभी, अगर खाली हो तो एक काम कर दो मेरा। सिया ने मुंह बनाकर कहा, हाँ बोलिए, क्या काम है? रिद्धि बोली, भाभी मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय बना दो, जरा सर में दर्द हो रहा है। सिया ने कहा, जी दीदी, और जाकर उसने रसोई में चाय बनाई और रिद्धि को थमाकर वापस अपने कमरे में जाने लगी। तो शारदा जी पीछे से बोली, अरे कहाँ कमरे में घुसी जा रही हो बार बार, खाना कौन लाएगा, तुम्हारे ससुर जी भी आने वाले हैं, खाना लगा लो। सिया ने कहा, ठीक है मम्मी जी। और वो रसोई में जाकर खाना लगाने लगी और सोचने लगी, क्या खुद भी तो खाना लेकर खाया जा सकता है, यहाँ ये जो बेटी यहाँ रुकी हुई है, क्या ये नहीं लगा सकती? पता नहीं मेरे आने से पहले यहाँ काम कैसे होते थे, हर कोई यहाँ बस ऑर्डर ही चला रहा है। सिया ने सबको खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया और जाकर कहा, मम्मी जी खाना लग गया है। तब तक सुरेश जी भी आ चुके थे और आरव और उनका छोटा भाई विवेक भी घर आ गए थे। सब एक साथ खाना खाने बैठे। सिया ने रोटी का पहला फोड़ तोड़ा ही था कि विवेक बोला, अरे भाभी, जरा प्याज भी काट लेती तो अच्छा रहता। रिद्धि ने मम्मी की तरफ देखा तो वो बोली, अरे बहू, तुम काट दो, तुमने अभी खाना शुरू ही नहीं किया है। सिया ने कहा, ठीक है मम्मी जी, रुकिए मैं काट देती हूँ। उसने प्याज काट कर दी। तभी रिद्धि बोली, भाभी जरा अचार भी ला दोगी? तभी सुरेश जी चिल्लाए, अरे कितनी बार कहा है, खाने से पहले टेबल पर पानी होना चाहिए, लेकिन जिंदगी में इस घर में यही काम टाइम से नहीं होता है। सिया पानी का जग भरकर और गिलास टेबल पर रखाई और खाना खाने बैठी। तब तक सब खाना खाकर उठ चुके थे। सिया ने अभी एक रोटी पूरी खाई भी नहीं थी कि रिद्धि बोली, भाभी बहुत धीरे खाना खाती हो, हम सब खाकर उठ गए हैं, लेकिन आप देखो अभी तक खा रही हो। उसने मन में सोचा, तुम लोगों ने खाने दिया होता तो खाती ना, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ,
यहाँ कोई खुद से कुछ नहीं कर रहा है। उसने अपना खाना खत्म किया और रसोई में प्लेट रखकर अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी शारदा जी अपने कमरे से आवाज लगाकर बोली, बहू, रसोई में झूठे बर्तन मत छोड़ना, हाथ से हाथ के हाथ धोकर रख देना। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है शाम तक झूठे बर्तन पड़े रहने का। सिया ने कहा, जी मम्मी जी। और उसने सिंक के सारे बर्तन धोए और रसोई साफ की। फिर आंगन में टंगी घड़ी पर नजर डाली तो 4 बज चुके थे। तभी आरव ने आवाज लगाकर पूछा, सिया पैकिंग हो गई ना? पता है ना शाम 6 बजे की ट्रेन है हमारी। सिया बोली, हाँ जी मैं आती हूँ। तभी शारदा जी बोली, अरे भाऊ, ऊपर से गद्दे भी ले आना और कपड़े भी उतार लेना। वो फिर छत पर चली गई और गद्दे और कपड़े लेकर नीचे आई। शारदा जी बोली, बहू जरा मेरे साथ स्टोर रूम में चलो, ये गद्दे भी एक एक करके लेकर आना, मैं बताती हूँ कहाँ रखते हैं हम। सिया को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। ये सब करते करते शारदा जी बोली, अरे शाम के 5 बज रहे हैं, चाय का टाइम हो रहा है। बहू जाओ चाय बना लो और चाय के बर्तन हाथ के हाथ धोकर रख देना। अब शाम के 5:30 बज चुके थे। सिया कमरे में जा ही रही थी कि तभी आरव बोला, अब क्या हम जाएंगे? 6 बजे की ट्रेन है, हमें 5 बजे घर से निकल जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक तुम्हारी पैकिंग भी नहीं हुई है और ना ही तुम तैयार हो। तुम्हें जाना भी है मेरे साथ या नहीं? लगता है टिकट ही कैंसिल करनी पड़ेगी। नुकसान हो गया, फिर कभी चलेंगे। आज टाइम निकल गया है ट्रेन तक पहुंचने का। तभी शारदा जी बोली, बेटा टिकट क्यों कैंसिल करता है? क्यों नुकसान करना? देख रिद्धि का बैग तो यहाँ पर रखा है, रिद्धि और दामाद जी चले जाएंगे, उन्हें क्यों नुकसान करना है? तब आरव ने वो टिकट रिद्धि को देते हुए कहा, हाँ दीदी, तुम और जिया जी चले जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। सिया को बहुत गुस्सा आया। उसका मन कर रहा था सारा सामान उठाकर फेंक दे, लेकिन वो चुप रही क्योंकि नया नया घर है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, गुस्सा दिखा नहीं सकती थी। रिद्धि ने अपने पति को फोन करके पूरी बात बताते हुए कहा, अब हम लोग घूमने जा रहे हैं, आप सीधे मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलना। थोड़ी देर में ही रिद्धि अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई। सिया बस उस समय खून का घूंट पीकर रह गई। उसने अपने आंसू अपने अंदर कहीं छुपा लिए और चुपचाप घर के काम में लग गई। आरब भी सिया से बहुत गुस्सा था और दोनों के बीच उसी दिन से कोई बातचीत नहीं हो रही थी। और यह बात सिया को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो सोचने लगी, अभी शादी को 10 दिन भी नहीं हुए हैं और हमारे बीच बातचीत नहीं हो रही है। अगर वह कभी आरब से कुछ कहने भी जाती तो आरब वहां से उठकर चला जाता था या फिर किसी से फोन पर बात करने लगता था। और यही बात सिया को चुभ रही थी। 5 दिन बाद रिद्धि रेलवे स्टेशन से सीधे अपने मायके वापस आई और उसका पति स्टेशन से सीधे अपने घर चला गया था। रिद्धि आते ही अपनी मम्मी शारदा जी के कमरे में गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। थोड़ी देर बाद सिया चाय लेकर सास के कमरे के बाहर आई। उसे कमरे के अंदर से रिद्धि की आवाज साफ आ रही थी कि रिद्धि हंसते हुए कह रही थी, मम्मी सच बताऊं, मजा आ गया। आपने क्या जबरदस्त प्लानिंग की थी। पूरा दिन भाभी को ऐसे बिजी रखा कि उसे तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला और मैं घूमने चली गई। शारदा जी के भी चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, बहू को समझाना था, क्या 4 दिन में ही हनीमून पर निकल जाएगी? पहले घर के काम सीखो फिर घूमना। रिद्धि हंसते हुए बोली, भाभी तो कितनी सीधी हैं, हर बात पर जी मम्मी जी करती रही और सोच भी नहीं पाई कि उसे जानबूझकर उलझाया जा रहा है। ये सुनते ही सिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और मन ही मन बस यही पूछने लगी कि यह सब जानबूझकर किया गया था। अंदर रिद्धि ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, मम्मी अगर भाभी को पता चलेगा तो क्या होगा? तो शारदा जी बोली, पता चल भी गया तो क्या कर लेगी, बहू है, सहना पड़ेगा। और बेटा एक बात और बताऊं तुझे, इन दोनों के में बातचीत भी नहीं हो रही है उस दिन से। आरब तो सारी गलती इसी की समझ रहा है। सिया का दिल जोर से धड़क उठा, हाथ कांपने लगे और अब उससे रहा नहीं गया। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। अंदर सन्नाटा छा गया और कुछ पल बाद दरवाजा खुला। शारदा जी बनावटी मुस्कान के साथ बोली, अरे भाऊ, चाय ले आई? सिया की आंखें लाल थी। उसने ट्रे आगे बढ़ाते हुए धीमी लेकिन कड़ी आवाज में कहा, मम्मी जी, मुझे नहीं पता था मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। बहू बनाकर आपने उस दिन मुझसे सारे दिन लगाए रखा और इस बात पर आप दोनों खुश हो रहे हो कि आपके बेटे बहू, जिनकी शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुए, उनमें बातचीत भी नहीं हो रही है, आप इसे लेकर खुश हैं।
कमरे में जैसे बिजली गिर गई। रिद्धि घबरा गई और कहने लगी, भाभी आप गलत समझ रही हो। लेकिन सिया ने साफ कहा कि उसने अपने कानों से सब सुना है कि ट्रेन छूटने पर वे खुश हो रहे थे। शारदा जी गुस्से से चिल्लाई, घर की बहू हो तो घर का काम करना ही पड़ेगा। लेकिन सिया ने आंसू रोकते हुए पहली बार तेज आवाज में कहा, मम्मी जी, मैंने घर का काम अपना फर्ज समझकर निभाया है, लेकिन क्या आपने सास होने का फर्ज निभाया? बहू को धोखे से रोकना और उसका हक छीनना भी क्या आपका फर्ज है? शारदा जी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर सिया ने टूटे हुए भी झिंड स्वर में कह दिया कि मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आपने साबित कर दिया है कि इस घर में बहू नहीं नौकरानी लाई गई है। उसी पल बाहर से आरव की आवाज आई, सिया। क्या हुआ अंदर? सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू बेबसी के नहीं थे, वो उस आग के थे जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। उसने जो कुछ सुना था, उसने उसके आत्मसम्मान को झकझोर दिया था। उसका मन कर रहा था जोर से चिल्लाए, दहाड़े, अभी अपने घर चली जाए। वो खड़ी रो रही थी। इतने में आवाज सुनकर ससुर सुरेश जी और देवर विवेक भी आ गए। सुरेश जी चिल्लाए, ये क्या हो रहा है घर में? सिया पलटी और कांपती, लेकिन मजबूत आवाज में बोली, पापा जी, घर में जो हो रहा है वो तमाशा नहीं है, वो अत्याचार है। 4 दिन में मुझे इस घर में बहू नहीं नौकरानी बना दिया गया है। गद्दे उठाओ, कपड़े धो, खाना बनाओ, चाय बनाओ, और जब मैं खाने बैठी तो प्याज, अचार, पानी, सबका ऑर्डर। क्या मैं इंसान नहीं? विवेक ने धीरे से कहा। भाभी, इतना तो करना पड़ता है। सिया की आंखें लाल हो गई। जी करना पड़ता है, लेकिन सबको मिलकर सिर्फ बहू ही क्यों? क्या आपके हाथ टूटे हैं? क्या आपकी बहन के हाथ नहीं है? और देखूंगी जब आपकी शादी होगी तब कितना बोलोगे कि करना पड़ता है। सुरेश जी का चेहरा झुक गया। पहली बार उन्हें शर्म महसूस हुई। तभी रिद्धि तिलमिला उठी और चिल्लाई, बस करो भाभी, ज्यादा ड्रामा मत करो। सिया ने पलटकर कहा, ड्रामा नहीं रिद्धि, दीदी सच बोल रही हूँ। ना जाने ससुराल में कैसे रहती हो तुम, और क्या पता तुम्हारी सास ने खुद ही कह दिया हो कि जाओ मायके, तभी तो तुम्हारा पति तुम्हें लेने भी नहीं आया। सिया की बातें सुनकर रिद्धि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो आगे बढ़ी और उस पर हाथ उठाने लगी, लेकिन तभी सिया ने झट से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और मोड़कर उसे पीछे कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों में आग थी। उसने दांत बींचकर कहा, हाथ उठाने की गलती मत करना रिद्धि दीदी, क्योंकि अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो सिर्फ इतना होगा कि मैं सोऊंगी नहीं। रिद्धि की आंखों में गुस्से की जगह डर उतर आया। उसका हाथ कांपने लगा। सिया ने उसे झटकते हुए कहा, आज तक मैं चुप थी क्योंकि ये नया घर था, लेकिन अब अगर कोई मेरे आत्मसम्मान पर हाथ उठाएगा तो मैं जवाब देना जानती हूँ। शारदा जी गुस्से से चिल्लाई, बहू तो मेरी बेटी पर हाथ उठाएगी? सिया पलटी और पहली बार सास की आंखों में आंखें डालकर बोली, मम्मी जी, तो क्या आपकी बेटी मुझ पर हाथ उठाएगी? आपकी बेटी है ना, तो फिर अपनी बेटी को अपने साथ रखिए। आज से आप दोनों माँ बेटी साथ रहिए और मुझे मेरे पति के साथ जीने दीजिए। ये सुनते ही शारदा जी हक्की बक्की रह गई। सिया की आवाज गूंजी, मम्मी जी, आपने कहा था बहू है ना, सहना पड़ेगा, लेकिन आज मैं कहती हूँ, बहू है तो सम्मान भी मिलेगा, और अगर सम्मान नहीं मिला तो बहू घर छोड़ना भी जानती है। फिर वो रिद्धि की तरफ मुड़ी और साफ शब्दों में बोली, रिद्धि दीदी, आपका मायका बहुत हो गया, आपकी छुट्टियां खत्म हुई, आप अपने ससुराल जाइए, वहां जाकर पता चलेगा कि बहू पर क्या गुजरती है। रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। उसका घमंड टूट चुका था। सुरेश जी ने भारी आवाज में कहा, सिया सही कह रही है। शारदा, हमने गलती की, नई बहू के साथ इतना बड़ा बर्ताव किया, अब सोचने में भी शर्म आ रही है। विवेक भी सिर झुकाकर बोला, भाभी हमें माफ कर दीजिए। सिया की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन आवाज में ताकत थी। वो बोली, माफी तभी मिलेगी जब आगे ऐसा दोबारा नहीं होगा। और उसने कड़े शब्दों में कहा, रिद्धि दीदी, इस समय मेरे घर से निकलो। उसी दिन रिद्धि को उसके ससुराल भेज दिया गया और कोई कुछ नहीं बोल पाया। आरब जो इतनी देर से वहां खड़ा सब कुछ देख और सुन रहा था, उसने आंसू भरी आंखों से सिया की तरफ देखा। वो कुछ बोलता उससे पहले शारदा जी उसे भड़काते हुए बोली, बेटा देख रहा है तू तेरी पत्नी को किस तरीके से इसने तेरी बहन को उसके ससुराल वापस भेज दिया। देख बेटा, शादी को 10 दिन भी नहीं हुए और इसने घर में महाभारत मचा दी। आरव ने अपनी मम्मी की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा और बोला, मम्मी, यह घर रामायण भी नहीं था जो यहाँ महाभारत मची हुई है। मैं पिछले 5 दिनों से सिया को ही गलत समझ रहा था,
लेकिन गलती तो यहाँ मेरी बहन और मेरी मम्मी की थी। इतनी बड़ी साजिश मुझे नहीं पता थी। अब शारदा जी भी शांत हो गई। उन्हें समझ में आ गया था कि उनका बेटा अब अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। आरब ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, मैं और सिया आज ही घूमने जा रहे हैं, 1 महीने के लिए। अपने घर को कैसे संभालोगी, मम्मी खुद देख लेना। सिया ने आरब की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर आरब ने कहा, सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, इसलिए पिछले 5 दिनों से तुमसे बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था, गलती मेरी मम्मी और बहन की है। मुझे माफ कर दो। सिया ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद उसे भी यही लगता। और उसी दिन अरब और सिया 1 महीने के लिए घूमने निकल गए। शारदा जी को यह समझ में आ गया था कि यह बहू दबने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने शांत रहना शुरू कर दिया। और कहानी का अंत यही सबक देता है कि जो बहू के आंसू की कीमत नहीं समझता, वो एक दिन बहू की आवाज से कांप उठता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।